हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपको बताना चाहेंगे आज का वीडियो आप देख पा रहे होंगे कि ये जून 2014 का यूजीसी नेट का प्रश्न पत्र है सेकेंड। ये 2014 का जो प्रश्न पत्र है तब इसमें 3 पेपर हुआ करते थे और एक पेपर फर्स्ट होता था जिसमें सामान्य पेपर होता है और एक हिंदी का सेकेंड पेपर होता है, एक थर्ड पेपर होता था। ये आप समझ पा रहे होंगे कि अब मैं एक 2013 का प्रश्न पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। आज ये जो है कि टीजीटी पीजीटी स्पेशल के लिए यहाँ से प्रश्न छोटे छोटे बनते हैं, तो आप याद रखिएगा। यह सेकेंड पेपर है हिंदी वाला। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्री, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। ये रहा आपके समक्ष पहला प्रश्न। तो ध्यान दीजिए आप लोग अ से अवधि और अ से अर्धमागधी, ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप याद करिए कि अवधि का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ है। कहाँ से? अर्धमागधी से। और आप देखेंगे हिंदी की कुल 5 जो है कि क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र माने जाते हैं। कभी कभी इम्पोर्टेंट में 5 ही क्षेत्र माना जाता है, जिसमें पहला है सौरसेनी। सौरसेनी में आता है उपभाषा, जो सौरसेनी उपभाषाएं आती हैं उसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती आती है। एक है अर्धमागधी जो पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। मागधी, मागधी में आएगा बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। और बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली। नेक्स्ट है पैसाची। पैसाची में लहदा आता है, पंजाबी आती, प से पंजाबी याद रखेंगे। ब्राचड़ में सिंधी आती है और महाराष्ट्री से मराठी आती। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित याद रखेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोंगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। आप बताइए कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसे संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वह भाषा है ब्रज। सी ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी को पता है कि जब संविधान सभा में अनुसूचियां बन रही थी तो उसमें 8वीं अनुसूची किसकी थी? तो भाषा की थी। अभी वर्तमान समय में 22 भाषाएं संविधान के अनुसूची में शामिल हैं, ठीक है। और आरंभ में जो थी तो 14 भाषा थी। जब ये बनी थी तो उसमें 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी है? 22। काफ़ी बार यहाँ प्रश्न पूछा गया है। और देखेंगे कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, तो आप क्रम से नोट कर लीजिए। पहली है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। आप ध्यान देंगे तो जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1967 ईस्वी में, जिसमें एक भाषा शामिल की गई थी, सिंधी। कौन थी? तो सिंधी। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जब आप आगेंगे देखेंगे 71वां संविधान संशोधन हुआ। तो 71वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें 3 भाषाएं शामिल की गई थी। इसे एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिए। नमक, क्या है? नमक। अब आप सोचेंगे नमक से क्या होगा, तो याद रखिए न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोकड़ी। तो याद रखेंगे। उम्मीद है आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी। ट्रिक पसंद आई होगी तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए वीडियोज़ को। अगला देखेंगे 92 संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 92 संविधान संशोधन, ठीक है। 92 संविधान संशोधन में आप देखेंगे यह संशोधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। एक होता है MBBS, है ना, MBBS होता है, एक होता है। अब आप ध्यान दीजिए, जो MBBS से रिलेट करके हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। SBMD ऐसे इसको याद कर लीजिए। 4 भाषाएं। तो यस से हो जाएगा संथाली, ठीक है। और बी से हो जाएगा, आप ध्यान देंगे तो यस बोडो,
और M से हो जाएगा मैथिली और D से हो जाएगा डोगरी। ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई अनुसूची में? तो ये जोड़ी गई 2003 में। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न। ये रहा आपका आज का दूसरा प्रश्न। आप वीडियो में बने रहिए, प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे और प्रश्न से ज़्यादा आप लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट्ठ। देख रहे प्राकृत, तो पाली, प्राकृत। तो यहाँ प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन मतलब उससे पहले की अवस्था को क्या कहते हैं? सबसे पहले ध्यान देंगे तो आता है आपका जो है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके बाद आता है हिंदी। ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है। तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या हुई? तो ये हुई पाली। क्या हुई? पाली। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। गोकुलनाथ की रचना है पयुमचर्यु, ललित विस्तार, छंदानुशासन, वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता। तो ये है 84 वैष्णवन की वार्ता। डी ऑप्शन सही होगा। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका पयुमचर्यु। यह किसकी रचना है? तो यह स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की रचना है। किसकी? स्वयंभू की रचना है। अब ये पूछा जाएगा ललित ललाम। ललित ललाम बताइए। अब यहाँ पे ललित ललाम होता तो मतीराम की रचना हो जाती, लेकिन प्रश्न में जो बनाया गया है वो देखो ध्यान से, बनाया गया है ललित विस्तार। क्या बनाया है? ललित विस्तार। यह परशुराम शर्मा वैद्य की रचना है। किसकी रचना है? परशुराम, ध्यान दीजिए, परशुराम, एक मिनट, परशुराम शर्मा वैद्य की रचना है। ठीक है, वैद्य जी की यह रचना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। ये छंदानुशासन दिया है, तो ये पूछा जा सकता है किसकी रचना है, तो आप बताइएगा छंदानुशासन किसकी रचना है ना? कमेंट में आप इसको खोजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। ये 84 वैष्णवन की वार्ता है और एक आती है 252, मतलब 252 वैष्णवन की वार्ता। दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये दोनों रचनाएं गोकुलनाथ की हैं। एक तो आपको यहाँ पे मिल गई, दूसरी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। काव्यालंकार किसकी रचना है? ये बहुत बार आप जान रहे होंगे, यह भामह की रचना है। और आपने अगर पढ़ा होगा काव्य शास्त्र तो बहुत अच्छे से। और काव्य शास्त्र यूजीसी नेट में 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सी लल्लू लाल की नहीं है? देख रहे हैं, इसमें इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? बताइए। 6 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अब आप बताएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ये रहा 5वां प्रश्न। काव्यालंकार किसका है? तो भामह का है ना। अब देखेंगे आप कि राजशेखर का कौन सा है? तो काव्य मीमांसा है। क्या है? काव्य मीमांसा, है ना। नोट कर लीजिएगा आप, इस पे लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, और रुद्र भट्ट का क्या है? इनको बताइए। रुद्र भट्ट का है श्रृंगार तिलक। श्रृंगार तिलक है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दंडी की 10 कुमार चरितम सबको पता है। चलिए, ये रहा। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है पूछा जा रहा है। ये प्रश्न आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो ये सुख सागर, देख रहे हैं आप, सुख सागर किसकी रचना है? ये तो आप लोग बता ही दीजिए, है ना। ध्यान दीजिए, आप सभी को बताना है कौन सी रचना नहीं है। तो आप बताएंगे यह नहीं है, सुख सागर नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, अब ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो है कि सुख सागर किसकी रचना है? तो सदा सुखलाल की रचना है। किसकी है? सदा सुखलाल की रचना है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी इलाचंद जोशी का उपन्यास है? सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा, तेरी मेरी उसकी बात। 7 नंबर के प्रश्न को आप सभी बताएंगे। यह मुक्तिपथ इनकी रचना है।
ठीक है। आप बताएंगे सुनीता किसका है और सुखदा किसका है, तो बताइए सभी लोग। सुखदा जैनेंद्र का है, किसका है? जैनेंद्र का है। और सुनीता किसका है? तो बहुत प्रसिद्ध है, बताइए सुनीता किसका उपन्यास है? तो ये भी इन्हीं का है, जैनेंद्र जी का। सुनीता और सुखदा जैनेंद्र के हैं, ठीक है। अब रह गया ये तेरी मेरी उसकी बात किसका है, तो तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का है, किसका है? यशपाल का, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 8 नंबर का, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो जैनेंद्र भी हैं, अज्ञेय भी, इलाचंद जोशी हैं। तो 3 है, तो ये चतुर्सेन शास्त्री नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, कालिक मंगल, सरस्वती मंगल, विद्या सुंदर। 9 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे, तो यह पूछा जा रहा है कौन सा नाटक है, तो यह विद्या सुंदर, डी ऑप्शन सही होगा। अब आप बताएंगे कि यह जो दिया है नाटक, ध्यान दीजिएगा, गोरक्ष विजय 9 नंबर में, तो ये गोरक्ष विजय किसका, ये तो आप लोग बता ही दीजिएगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब आपके स्क्रीन पे है आज का 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? भूमिजा, कामायनी, यशोधरा, नीरजा। 10 नंबर के प्रश्न में आप सभी बताएंगे कौन सा है, तो ये भूमिजा। सबको पता है कि भू और जा, जो भू में जन्मा हो, माता सीता को बताया जाता है कि वह रावण के हल के नीचे निकली थी। ये जो है भूमि से इनका जन्म हुआ था, किससे जन्म हुआ था? तो भूमि से। तो यह किस पे आधारित रचना है? तो यह राम कथा पे आधारित रचना है, सीता और राम का इसमें जिक्र किया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो भूमिजा रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो ये है रघुवीर शरण मिश्र। क्या है? रघुवीर शरण मिश्र है, ठीक है, मिश्र जी, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके, और ये तो जानते हैं नीरजा किसका है, तो नीरजा महादेवी वर्मा का है। यशोधरा किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। गौतम बुद्ध की पत्नी के जीवन पे गुप्त जी लिखे, मैथिली शरण गुप्त। कामायनी को पता ही है, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ। यहाँ प्रसाद जी का बहुत बड़ा महाकाव्य है, और ये जल प्लावन पे लिखा गया है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? तो धनुंजय, भट्टनायक, भरत मुनि, भानु दत्त। 11 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा। क्या कहा? तो पंचम वेद कहा है। और कहाँ कहे हैं? तो यह कहे हैं अपनी नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में कहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका आज का 12वां प्रश्न। आगम वेय पुराणे पाड़ी माह वहंती पंक्ति किसकी है? तो यह आदिकालीन पंक्तियां हैं, थोड़ी पढ़ने में दिक्कत होती है, आप भी पढ़ेंगे आपको भी होंगी। सरहप्पा की, कड़हप्पा की, सबरप्पा की और डोभिप्पा की। ये जो पा शब्द लगा है, यह आदिकाल में उस लेखकों को आगे लगता था, इन्हें आदर्श सूचक शब्द माना जाता है, ठीक है। चलिए बताइए यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति कड़हप्पा की है। किसकी है? कड़हप्पा की। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। कुछ वैसी ही पंक्ति फिर आ रही है आपके सामने। खड़ भाषा पुराण च कुरान कथित मया। भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? जगनिक, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई, अब्दुल रहमान। 13 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे यह पंक्ति किसकी है? तो चंद्रबरदाई की है। किसकी है? चंद्रबरदाई की। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजारे ये हुस्न, गोसाए आफिमत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा व हम सबाब। 14 नंबर के प्रश्न में अच्छा प्रश्न है, तो इसका सेवा सदन का उर्दू नाम बाजारे ये हुस्न, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाक भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं, तो भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण शर्मा। तो ये है प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है भाई 16 नंबर का, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है कौन सा? पहला नाटक है, ये नहीं पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम नाटक है मतलब पहला नाटक है, ठीक है। सज्जन, राजश्री,
कामना, विशाख दत्त। ये रहा आपके स्क्रीन पे। आप बताएंगे कौन सा नाटक है, तो सज्जन है। सज्जन सज्जन का प्रकाशन वर्ष आप समझिएगा 1910 ईस्वी है। इसके बाद आता है राजश्री। राजश्री का 1915 ईस्वी है। कितना है? 1915 ईस्वी। इसके बाद आ जाएगा आपका जो है कि कामना। कामना आएगा 1927 में। 1927 में, सॉरी हमने 91 में 27 लिख दिया, 1927 में आएगा। अब इसके बाद आएगा विशाख। क्या आएगा? विशाख। विशाख का जो प्रकाशन वर्ष हुआ है 1921 में हुआ है, तो सज्जन, ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण, आकृतिमूलक वर्गीकरण। 17 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, तो कहा जाता है आकृतिमूलक वर्गीकरण। डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, गीत नाट्य है, कहानी है। 18 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। तो क्या है इसकी विधा? क्या है? तो नाटक है। क्या है? नाटक है इसकी विधा। ठीक है, अगला प्रश्न की देखिएगा। यह इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे 7 जन्म, आत्मदाह। 19 नंबर के प्रश्न में बताएंगे, तो आत्मकथा है मेरे 7 जन्म। क्या है भाई? मेरे 7 जन्म। ठीक है, तो यह है किसका है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह है हंसराज रहबर का। किसका है? हंसराज रहबर का। हंसराज, ठीक है, रहबर बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो आप ध्यान देंगे, आपसे पूछा जाता है पहला पड़ाव किसका है, तो यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास से पहला पड़ाव। और यह किसका है? तो श्री, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, श्री लाल शुक्ल। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह है श्री लाल शुक्ल का, श्री लाल शुक्ल जी का। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जी का है। अब आपसे पूछा जाएगा मेरे 7 जन्म, आपने देख लिया किसका है, तो हंसराज रहबर का। आत्मदाह उपन्यास किसका है, ये बताइए आप लोग, बताइए। चतुर्सेन शास्त्री का है। किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का। आत्मदाह भी उपन्यास विधा की रचना है, याद रखेंगे। आज का 20वां प्रश्न। टोटल प्रश्न 50 हैं, हमने आपको बता दिया था। सिर्फ ये हम 50 नंबर की प्रश्नोत्तरी नहीं कर रहे हैं, अब आप 100-150 प्रश्न यहाँ से सीख के जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 20वां प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, तो आप हिस्ट्री को साथ में को रिलेट करें। जब हमारे यहाँ एक लेखक लेखनी चला रहा था, उस समय सरकारें किसकी थी, मतलब राज्य कौन चला रहा था, देश कौन चला रहा था, शासक कौन था। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, यह साहित्य है और जीवन में आप बहुत रस लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। तो उस समय राज जिसका था वह था शाहजहां। किसका था? शाहजहां। वही शाहजहां है जो बनवाया था अपनी बीवी के लिए ताजमहल। ताजमहल बनवाया था। अब याद रखेंगे, यहाँ पे एक चीज़, 1 मिनट का समय लेंगे। ये जब जिस समय ताजमहल बन रही थी, आप जब इतिहास उठा के देखोगे, तो उसमें बंगाल में अकाल पड़ा था, हिंदू त्राही त्राही कर रहे थे, हिंदू लोग, और मतलब भारत के सभी लोग खाने के लिए मर रहे थे। लेकिन ये ऐसा था कि ये अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवा रहा था। तब आप गहराई से समझ पाएंगे जब आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, ठीक है, ये रहा शाहजहां का समय। अब आगे चलते हैं और देखने का कार्य करते हैं अगला प्रश्न। और यूजीसी नेट का ये देख रहे हैं आप, 19-20 प्रश्न बहुत इजी आ गए। अब सारे प्रश्न आपके पसीना छुड़ाने वाले प्रश्न आ चुके हैं। अब आप बताइएगा कि रचनाकार के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम बताना है। तो भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम, अब यहाँ से आप प्रश्नोत्तरी पे बहुत ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप देखिए भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा को देखेंगे, इसका प्रकाशन हुआ है 1880 ईस्वी में। नील देवी का हुआ है 1881 ईस्वी में। ठीक है, अंधेर नगरी आपने बहुत पढ़ा होगा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1881 है। अब आपका बचा सती प्रताप।
सती प्रताप कब है? तो 1882 है। अगर आपको याद है तो आप प्रश्न को बहुत अच्छे से कर जाएंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पंत जी की रचनाओं का सही क्रम बताना है। बताइए। ये सारी रचनाएं बार बार पूछी जाएंगी, आप बार बार लिख लिख के याद कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखेंगे पल्लव को। पल्लव का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो 1920 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद आ जाएगा गुंजन। गुंजन का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है ये बताइएगा आप लोग। तो पल्लव 20 हो गया, पल्लव का क्या हुआ? 20 हो गया। इसके बाद 1 मिनट ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। तो सबसे हम देखेंगे, सबसे पहले पल्लव देखेंगे, 1928 ईस्वी है इसका प्रकाशन। पल्लव के बाद आ जाता है गुंजन। गुंजन का प्रकाशन आप याद रखेंगे 1932 ईस्वी है। फिर आता है युगांत। युगांत 1936 है, 1936 है। इसके बाद ग्राम्या। ग्राम्या का कब है? तो 1940 है। क्या है? ग्राम्या का 1940 है। अब आप लगा लीजिए क्रम से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, उपन्यास के प्रकाशन काल के अनुसार बताइए। तो मैला आंचल, कितने आंचल गंदे हुए थे? तो 54 आंचल। इसके 1954, इसको याद करो, मैला आंचल, ठीक है। अब धीरे धीरे करके प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करने की प्रक्रिया है। तो अब आप मैला आंचल एकदम 2 में आ रहा है, 54 में। तो 54 आंचल मैले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं महिला आंचल, जिसे आपने ऊपर 1954 देख लिया। आप देखेंगे बुध और समुद्र कब है? बुध और समुद्र का तो 1956 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष। अमृत और विष किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का है। अब नागर जी कब लिखे थे? तो 1966 ईस्वी में इसे लिखे थे। अब आपका बचा कठ गुलाब। तो यह मृदुला गर्ग का है और यह लिखा गया था 1996 ईस्वी में। कब लिखा गया था? तो 1996 ईस्वी में लिखा गया था। अब आप समझ पा रहे हैं प्रकाशन वर्ष के प्रश्न को कैसे किया जाता है। सबसे पहले इनके बार बार पढ़िए और उसके बाद इनके डेट को याद करने का प्रयास कीजिए, है ना। तब आप यूजीसी नेट की परीक्षा को बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। आपका डी ऑप्शन सही होगा। और हम इसकी प्लेलिस्ट क्रम से बनाएंगे, आप बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, आप यहाँ पे देखिए कि पत्रिकाओं का प्रकाशन काल। अब देख रहे हैं आप तो हंस को जानते होंगे, मुंशी प्रेमचंद ने इसका प्रकाशन शुरू किया था 1930 ईस्वी में। कब शुरू किया था? 30 में। लेकिन इसके बाद ब्राह्मण आ रहा है, जबकि ब्राह्मण को पहले आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ब्राह्मण आएगा। ब्राह्मण का प्रकाशन वर्ष कहाँ से हो रहा था? तो 1883 ईस्वी से हो रहा था। और यह ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी। इसके बाद आपका नागरी प्रचारी सभा आ गया। नागरी प्रचारी सभा का जो प्रकाशन हुआ 1896 ईस्वी में शुरू हो गया। अब नागरी प्रचारी सभा की जो पत्रिका थी, इसका प्रकाशन संपादक कौन थे? तो बेड़ी प्रसाद थे, वेड़ी प्रसाद, ठीक है। आप देखेंगे आपका सरस्वती। सरस्वती के जो प्रकाशक थे यह 1900 ईस्वी से निकल रही थी। कब निकल रही थी? 1900 से। और इसके जो प्रथम संपादक पूछा जाता है तो श्याम सुंदर दास थे। अब यह काशी से निकलती थी, तो सरस्वती काशी से निकलती थी, नोट कर लीजिए आप सभी लोग, है ना। ब्राह्मण कानपुर से निकलती थी, सरस्वती काशी से, हंस बनारस से। और इसके बाद यह वर्तमान में यह हंस पत्रिका निकलती है दिल्ली से। कहाँ से निकलती है? दिल्ली से, ठीक है। ये रहा आपका। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 25, ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार क्रम बताओ। जितनी भी रचनाएं ज्ञानपीठ में मिली हुई हैं, जिन किसी भी लेखक की रचना को अगर ज्ञानपीठ या साहित्य पुरस्कार मिल गया तो वो लेखक भी इम्पोर्टेंट हो गया, वो रचना भी इम्पोर्टेंट हो गई। अब आपको बताना है कि क्रम से सबसे पहले किसको मिला था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप देखें चिदम्बरा को मिला था 1959 ईस्वी में। चिदम्बरा यहाँ है, इसको मिला था 1959 ईस्वी में। इसके बाद जो है कि उर्वशी को मिला था। उर्वशी को मिला था 1961 ईस्वी में। कब मिला था? 1961 ईस्वी में। अब ये कितनी नावों में कितनी बार, क्या है, कितनी नावों में कितनी बार को मिला था? 1967 ईस्वी। आप देखेंगे यामा,
यामा को कब मिला था? तो यामा को मिला था, ये बताइए सभी लोग, यामा को मिला था 1940 में। एकाक प्रश्न का उत्तर आप लोग भी दे दिया करिए। यामा को कब मिला था? तो 1940 ईस्वी में मिला था। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है। अब देखेंगे आप जो है कि 1 मिनट आपको ध्यान देना है। फिर से एक बार प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले तो यामा को मिला है, कब मिला है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा को, चिदम्बरा को कब मिला है? तो यह मिला है 1900, फिर से देख लेते हैं, 1968 ईस्वी में मिला है चिदम्बरा को। यामा को कब मिला है? तो या आप याद रखेंगे, यामा को मिला है 1982 ईस्वी को। उर्वशी को कब मिला है? तो उर्वशी को मिला है 1972 में। कब मिला है? 1972 में। तो 72 में उर्वशी को मिल गया। इसके बाद कितनी नाव में, कितनी बार? तो 1978 में मिला है। कब मिला है? 1978 में मिला है। अब बताएंगे कि इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भाई। 82, 28, तो कितनी नाव में कितनी बार? 82। इसका क्रम सही नहीं मिल रहा है, लेकिन आप नोट करके लगा लीजिएगा, है ना। कोई भी ऑप्शन सही से मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सही से बैठाया नहीं गया है, आप याद रखिएगा। हमने सबका प्रकाशन वर्ष बता दिया है, अब आप आगे से याद रखेंगे। इसमें ध्यान दीजिए, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम है क्या है? तो अब सबसे पहले आप अगर पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये कमायनी, कमायनी का प्रकाशन 1936 ईस्वी है। कब है? 1936 ईस्वी कमायनी। ठीक है, कहीं कहीं 35 मिलती है, लेकिन आयोग 36 मानता है, याद रखेंगे। लहर कब है? तो 1933 में है। कब है? 1933 में। आंसू 25 में। कब है? 1925 में है। ठीक है, अब आया कानन कुसुम। कानन कुसुम कब है? तो 1913 में। ठीक है, और इस हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा। तो कामायनी भी अगर आपको याद है प्रसाद जी की रचनाओं में, तो ये लास्ट में अंतिम मानी जाती है। ठीक है, छायावाद की इनकी रचना। तो ये रहा आपका डी ऑप्शन सही है। अब आप देखिए आदिकाल के कवियों का क्रम, जीवन काल के अनुसार आधार पर कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले अब आप देखेंगे 27 नंबर के प्रश्न में, तो अमीर खुसरो कब के माने जाते हैं? तो यह 13वीं शताब्दी के माने जाते हैं ना। ऐसे बताइएगा आप लोग। तो कभी कभी नए खोजों में तो 1255 मिला है। और आगे देखेंगे विद्यापति, तो ये भी 14वीं शताब्दी के माने जाते हैं। इनका जन्म 1368 ईस्वी माना गया है। रैदास, रैदास है, बताइए 1300 कहीं 1388 है रैदास का, 1388। अब आपके आ गए अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। नानक का जो माना जाता है वो माना जाता है 1469 ईस्वी। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बैठ रहा है ए सही बैठ रहा है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलिए। अब आपसे पूछा जाए प्रकाशन काल की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम, तो सबसे पहले सेवा सदन होगा। तो सेवा सदन यहाँ पे 2 में है, तो हम सी को अलग कर दिए। ठीक है, 28 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे। तो अब आप सेवा सदन हो गया, फिर आपका आ जाएगा वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सेवा सदन तो 1918 ईस्वी में है। वरदान कब है? वरदान, वरदान है 1921 ईस्वी में। कब है? 1921 ईस्वी में। रंगभूमि कब है? तो रंगभूमि सबको पता है 25 में है। कब है? 1925 ईस्वी में। प्रतिज्ञा अब आपको बताना है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा 1929 है। कब है? 1929 ईस्वी है। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है बी, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, भीष्म साहनी से एक प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में तय। मुंशी प्रेमचंद जी से 1 नंबर तय। ठीक है, जयशंकर प्रसाद से 1 नंबर तय। कुछ ऐसे गिनो चुने लेखक हैं जहाँ से एक नंबर 2 नंबर आपको दिलाई देंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक लीजिए इनकी रचनाओं को याद करने के लिए। हाँ कबीरा मामू, कबीरा मामू। ठीक है, हाँ कबीरा मामू। देखिए हाँ कबीरा मामू। तो आपको ध्यान देना है, अब हमें क्रम से इनकी रचनाओं को याद करना है। भीष्म साहनी के रचनाएं हैं।
तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इनका प्रकाशन वर्ष देखिए, फिर ट्रिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भीष्म साहनी की पहली रचना कब हुई थी, तो ये जो है कि झरोखे क्या है, सबसे पहले तमस 73 में है, 1973। तमस को 73 से 80 याद करो, तमस 73। कड़िया, कड़िया कब है, तो कड़िया का प्रकाशन वर्ष कब है, तो कड़िया जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1970। तो इस हिसाब से पहले कड़िया आएगी, मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। अब तमस 73 इधर आ गया। मैया दास की माड़ी, माड़ी मैया, माड़ी मैया 1988 ईस्वी, कब है 1988 ईस्वी। इसके बाद है नीलू, नीलू नीलिमा, नीलोफर 2000 ईस्वी, ठीक है, सन 2000 में इसका प्रकाशन हुआ था। हाँ, कबीरा मामू, तो ये देखिए हा से हानुश, ठीक है, तो याद रखिए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये 30 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसे आपको बताना है। ये भीष्म साहनी के नाटकों का क्रम था, ठीक है, और हाँ यहाँ पे प्रश्न पूछा क्या था, उपन्यास का, तो हम नाटक जब आएगा तो बता देंगे, ठीक है। माँ मुँह, तो याद रखिए। अब ये रहा आपका 30 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है वही क्रम वाला विष्णु प्रभाकर के रचनाओं का क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी रचनाओं को। यादों की तीर्थ यात्रा, यादों की तीर्थ यात्रा, यादों की तीर्थ यात्रा का प्रकाशन है 1981 ईस्वी, कब है 1981। सृजन के सेतु 1900 कब है, तो 90 ईस्वी। हम सफ़र मिलते रहे, हम सफ़र मिलते रहे का प्रकाशन है 1996 ईस्वी। अब रह गया अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर 1997। अगर आप ध्यान से पढ़े हैं अर्धनारीश्वर, देखो यहीं लास्ट में है, यहाँ पे भी है, तो 2 ऑप्शन आप हटा के इसी 2 में, परीक्षा में 2 ही ऑप्शन में हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल हट गए ना। तो अब बताइए इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी, आप मिला लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, स्क्रीन पे लाने का प्रयास किए हैं। लिखित रचनाओं को उनकी रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। अब बताइए बिना दीवारों का घर किसका है। अगर एक भी आपको याद है तो आप प्रयास कीजिए कि बिना दीवारों का घर किसका है, तो यहाँ है मन्नू भंडारी का। तो बी में तीसरा, बी में तीसरा, यहाँ पे देखो बी में तीसरा देख रहे हो, यहाँ पे ये डी कटेगा, बाकी 3 में बी में तीसरा है। अब बताइए, और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यादों के यार 3 पहाड़ किसका है, तो ये है कृष्णा सोबती का। अब देखेंगे 4 किस में है, तो 4 ए में है, बस यहीं से आपका प्रश्न सही हो गया। लेकिन हम परीक्षा में नहीं बैठे हैं, हमें तो पूरा प्रश्न करना होगा। तो बताइए क्या होगा, शेष यात्रा, अकेला पलास बचा 2, अकेला पलास किसका है, तो यह है मेहरून निशा का, मतलब और सी में दूसरा, तो ये देख रहे हैं सी में यहाँ पे दूसरा, इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और आप ध्यान दीजिए। एक टोकरी भर मिट्टी, यह कहानी विधा से एक प्रश्न है, यह बहुत इंपॉर्टेंट। सप्रू माधवराव सप्रे का है, एक टोकरी भर मिट्टी। आप बताएंगे। अब ये जो है डी में पहला, तो यहाँ पे देख रहे हो ये 2 ऑप्शन आपके निकल गए, डी में पहला, ये 2 ऑप्शन चले गए। अब प्रश्न आपके लिए आसान हो गया। आप बताओ इसमें से यशपाल की कौन सी रचना है, तो यशपाल की कौन सी रचना है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए। तो ए में शिव प्रसाद सिंह का क्या है, तो शिव प्रसाद सिंह का है दादी माँ, क्या है दादी माँ, किसका है, तो शिव प्रसाद सिंह का है दादी माँ। तो दादी माँ से आप मिला लिए यहाँ पे 4, तो सबसे पहले ए में चौथा, ए में सही है ना। अब जैनेन्द्र का पाजेब है, हर यूनिवर्सिटी के लगभग जो है कि बीए एमए के परीक्षा में यह कहानी लगी रहती है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक। अब आगे चले। अब बताना है आपको यशपाल का इसमें कौन सा है, तो यशपाल का है पुलिस की सिटी, यशपाल सिटी, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हम यहीं पे मिला लेंगे और नंबर डाल के हम उसको आंसर को हल कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो हमें थोड़ा सा सही से देखना होगा। रस मीमांसा किसका है, तो रस मीमांसा
किसका है भाई रस मीमांसा? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, मतलब कि सी में चौथा। भारतीय साहित्य शास्त्र किसका है? तो भारतीय साहित्य शास्त्र है बलदेव उपाध्याय का। 2 नंबर, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका किसका है? तो भारतीय काव्य शास्त्र की जो भूमिका है वो आपको बताना है, ठीक है। इसके पहले देखेंगे काव्यानुशासन किसका है, तो बताइए। काव्यानुशासन किसका है? तो ये है काव्यानुशासन हेमचंद्र का। तो ये हेमचंद्र का, मतलब कि आप देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो रहा है। अब देखेंगे, ये है आपका भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र किसका है? तो नगेंद्र का है, 3 नंबर। तो 2, 3, 4। अब आपका बच रहा है आपका रस मीमांसा शुक्ल जी का हो गया, काव्यानुशासन हेमचंद्र का हो गया। भारतीय साहित्य शास्त्र किसका है? भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय का है, तो 2 नंबर। और इसके बाद आपका आ गया भारतीय काव्य शास्त्र नगेंद्र का, 3 नंबर। रस मीमांसा शुक्ल जी का है, 4 नंबर। काव्यानुशासन 1 नंबर। तो 2, 3, 4, 1, ठीक है। 2, 3, 4, 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। 2, 3, 4, 1 सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, वैशाली पत्रिका कहाँ कहाँ से निकलती है? यही प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नागरी प्रसारणी कहाँ से निकलती है? तो काशी से। आप बताइए 34 नंबर के प्रश्न में सम्मेलन पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो इलाहाबाद से निकलती है। इलाहाबाद कहाँ है? तो 1 नंबर। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे 4 और 1। तो 4, 1 कहाँ है? ये देख रहे हैं, डी ऑप्शन सही। अगर आप एग्जाम में हैं तो तुरंत यहीं से स्किप कर जाइए, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में समय को सही तरीके से उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ध्यान दीजिए। अब नया प्रतीक पूछा जा रहा है, नया प्रतीक कहाँ से निकलती थी? तो ये नया प्रतीक निकलती है दिल्ली से। कहाँ से निकलती है? तो दिल्ली से। नया प्रतीक दिल्ली से। पहल, पहल सबको पता है, पहल कई बार पूछा जाता है। अकेले में भी पहल पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है जबलपुर एमपी से। कहाँ से? एमपी से, ठीक है। तो अब आप बताएंगे, आपका डी ऑप्शन सही हुआ। हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। अब बताइए, तो रेखा किसकी पात्र है? तो रेखा नदी के द्वीप की पात्र है। यह अज्ञेय की रचना है। किसकी है? अज्ञेय जी की। और इसका प्रकाशन जो हुआ है 1961 में हुआ है। कब हुआ है? 1961 में। याद रखिएगा, नदी का द्वीप लगा हुआ है जो है कि यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में। अब बताएं आपको नीलिमा, नीलिमा जो है नायिका, ये किस की है, किस रचना की है, ठीक है। तो बताए कमला, कमला से आप तुरंत मैला आंचल पे जाइए। यह रेणु का उपन्यास है। किसका है? रेणु जी का उपन्यास है मैला आंचल। कितने आंचल मैले हुए? तो 1954 आंचल मैले हुए। अब आपको बताना है रायना, रायना किसकी वे दिन की है। किसकी है? तो वे दिन की है। और वे दिन किसका है? तो यह है निर्मल वर्मा का, ठीक है। अब बच रही है आपकी नीलिमा। तो नीलिमा को बताना है, यह मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे की है, 5 नंबर। तो बी में 5वां यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस हिसाब से ये 2 ऑप्शन गए। अब आपको मिलान करना है ए में चौथा। ए में चौथा किस में है? तो ये जो है कि ध्यान देंगे आप, तो बी में 5वां है। तो ये रहा बी में 5वां, ए में चौथा। तो ये सी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर के प्रश्न में आप सभी के समझ सी ऑप्शन सही हो गया है। अब मिला लीजिएगा अपना। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही प्रश्न है। देख रहे हैं यूजीसी कैसा परीक्षा में प्रश्न बनाती है। नाटकों को उनके नाटककार के साथ सुमेलित करिए आप। हानुस, हानुस किसका है? तो भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी का। ए में दूसरा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ही ऑप्शन आप पहचाने और आपका प्रश्न सही हो गया। यदि आपको एक भी प्रश्न आ रहा है तो उसी को पकड़ के आप प्रश्न को सही करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब आप पूरा मिलाइए। दशरथ नंदन, तो यह है जगदीश चंद्र माथुर में दशरथ नंदन। पैरों तले जमीन, यह किसका है? मोहन राकेश। तिलचट्टा, तिलचट्टा किसका है भाई? मुद्रा राक्षस का है। ये 1 नंबर। तो डी में 1, यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब आपको ध्यान देना,
ये रहा 37 नंबर का प्रश्न। अब ये संप्रदाय भी आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित संप्रदाय के उनके अनुयायियों के साथ सुमिलित करना है। ये प्रश्न आप बताइए सभी लोग, पूरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। अगर आपको ऐसी ही प्रश्नोत्तरी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ध्यान दीजिए 37 नंबर के प्रश्न में अब आप मिलाएंगे कि वल्लभ संप्रदाय किसका है। तो वल्लभ संप्रदाय जो है वह है गोविंद स्वामी का। तो 5 नंबर निम्बार्क संप्रदाय किसका है, निम्बार्क। आप बताइए निम्बार्क किसका है। तो निम्बार्क आपका हो जाएगा हरि व्यास का। निम्बार्क हो जाएगा हरि व्यास का। 5 के बाद 1 हो जाए। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय है हित हरिवंश का। 1 मिनट, इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप याद रखेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय है दामोदर दास का। किसका है, दामोदर दास का। ये हो गया 2 नंबर। चैतन्य संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय है गजाधर भट्ट का। तीसरा। तो 5 1 2 3 देख रहे हैं, 5 1 2 3 ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, ये मिलान वाले प्रश्न बहुत मज़ेदार होते हैं। अगर आप सिलेबस को पढ़े हैं तो बहुत सारे प्रश्न अच्छे से कर जाएंगे। देखिए अन्या से अनन्या यह प्रभा किथान का है, लेकिन आपको मिलाना है कि विधा कौन सी है, किस विधा में यह रचना की गई है। अच्छा है प्रश्न, अन्या से अनन्या। अब बताओ, तो यह है आत्मकथा। क्या है, आत्मकथा। डी, डी में तीसरा है, तो डी में तीसरा ढूंढो। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आपका प्रश्न सही हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ आपको पूरा बताते हैं क्या होगा। तो देखिए चितवन की छाह क्या है। तो चितवन की छाह निबंध है। अब पूछा जाएगा किसका निबंध है, विद्या विद्या निवास मिश्र का है, नोट कर लो। अब लिखे करबला, करबला जयशंकर प्रसाद का है। किसका है करबला, तो मुंशी प्रेमचंद का है। बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होता है मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद में। तो ये करबला किसका है, तो ये प्रेमचंद्र का है। किसका है, प्रेमचंद्र का। याद करिएगा। तो ये है क्या, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। करबला नाटक है। क्या है, ये रहा आपका नाटक, करबला नाटक है ए नंबर में। बी में पहला आ गया ना सही। आप बताएंगे चितवन की छाह, आप निबंध देख लिए। अन्या से अनन्या आपने वो जो है कि देख लिया। अब बताइए प्रेत की छाया क्या है। तो प्रेत की छाया, अब प्रेत की छाया क्या है भाई, तो प्रेत की छाया उपन्यास है। क्या है, 4 नंबर ए में चौथा। तो इस हिसाब से आपने प्रश्न को, यहाँ पे रफ मत करिएगा, धीरे धीरे मिलानिएगा ताकि प्रश्न गलत न होने पाए। 39 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म समाज किसका है, बताओ सभी लोग फटाफट। आर्य समाज किसका है, राधा कृष्ण मिशन का क्या है। तो ये आपको बताना है। ये प्रश्न बताइए, हर बार पूछा जाता है। अब आपको लगेगा कि यह पॉलिटी का सवाल है, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी आपसे पूछा जाता है। तो ब्रह्म समाज किसका है, तो यह राजा राम मोहन का है। प्रार्थना समाज किसका है, तो प्रार्थना समाज है केशव चंद्र सेन का, मतलब 5 नंबर। आर्य समाज किसका है, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती का है। और राधा कृष्ण मिशन किसका है, तो विवेकानंद का है। तो किसका है, तो विवेकानंद का है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 नंबर। तो 4 5 3 2, 4 5 3 2, डी ऑप्शन सही होगा। अगर आपका राधा कृष्ण मिशन भी पता है तो आप डी में, आप देख पा रहे हैं डी में तुरंत आप लगा देंगे और आपका प्रश्न सही हो जाएगा, विवेकानंद। तो डी में दूसरा, तो देख रहे हैं डी में दूसरा कहाँ सही है, यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखो ये सही है, डी में दूसरा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और यहीं पे हम इसको मिला लेंगे, तब चलेंगे हम प्रश्न को सही करेंगे। देखो, जो बीत गया सो बात गई, किसने कहा था। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, तो यह अज्ञेय की रचना असाध्य बीड़ा की है। तो यहाँ पे लिखो 4 नंबर, जो बीत गया सो बात गई। अब देखो दो पाटों के बीच पिस गया, तो कौन पिसा है, तो बताएंगे 1 नंबर मुक्तिबोध की यह कविता है। ब्रह्म राक्षस, रूप की धरा, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या। अब देख रहे हैं 40 नंबर के प्रश्न को, कैसे एक एक पंक्तियां पूछी जा रही हैं। तो जो बीत गया, जो बात गई, तो आप समझ रहे होंगे किसका है, तो बच्चन जी का है। तो 4 में तीसरा ये है, पहले में तीसरा। तो अब आप याद रखेंगे। अब मैं तो डूब गया स्वयं शून्य में अज्ञेय जी का है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है, डी में। तो आलिंगन नहीं तो क्या है, दिनकर का है। किसका है, दिनकर जी का। 2 1, तो 3 4 1 2,
चलिए नेक्स्ट पेज पे मिलाते हैं। 3 4 1 2 यहाँ पे देख रहे हो, डी ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न है आपके जो है कि स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ये रहा भैया, ध्यान दीजिए। 41 नंबर का स्थापना और तर्क का यूजीसी नेट 5 से 10 प्रश्न पूछता है। अब आपको बताना है कि क्या होगा। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, तो क्या ऐसा ही है कि साधना ही संस्कृति है? बताओ सभी लोग। यह स्थापना है। अब नेक्स्ट है तर्क, क्या दिया है, रीजन क्या है? क्योंकि साधना के माध्य से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंचता है। अविरोधी सत्य तक पहुंचता है, बताइए 41 नंबर के प्रश्न में। तो क्या है? मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। जिस संस्कृति में आपने जन्म लिया है, अगर उसकी आप पालना कर रहे हैं तो मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि साधनाओं के मध्य से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंचता है। दोनों बातें सही हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है स्थापना 42 नंबर में, रस का निर्णायक हृदय है। सही बात है। अगर आप क्रोध में हैं, आपके आगे खूब अच्छी सी म्यूजिक बजेगी, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो बताइए 42 नंबर के प्रश्न में आप थोड़ा सा समझ के उत्तर दीजिएगा। तो ये रस का निर्णायक हृदय है, ये सच बात है। आप दुखी हैं तो उसमें आपकी संवेदना में कोई अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, आपके दुख को समझने का प्रयास कर रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा। कोई बाजा बजाने लगे, टीवी चलाने लगे, म्यूजिक बजाने लगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि हृदय रस का समीक्षक होता है। ये प्रश्न तो गड़बड़ है भाई। क्या है? गड़बड़ है ना? तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। हृदय श्रोता, दर्शक, पाठक जिस रूप में आप चाहेंगे उस रूप में वह स्वीकार कर लेता है ना। लेकिन आप देखेंगे अगर, क्योंकि हृदय रस का समीक्षक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ए सही, आर गलत होगा। क्या होगा? ए सही, आर गलत होगा। ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 43 नंबर का प्रश्न है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। रीजन है क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है। अब बताइए 43 नंबर के प्रश्न का आप सभी लोग उत्तर दीजिए। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तर्क नहीं सही है, क्योंकि एकालाप साहित्य की मनोरुग्णता का द्योतक है। अगर कोई भी लेखक अपने दिव्य दृष्टि से किसी भी चीज को परखता है, देखता है, समझता है, तो एक कहानी बनाता है, तो क्या उसकी सिर्फ अकेली दिव्य दृष्टि हुई कि वो, जब कहा जाता है ना साहित्य समाज का दर्पण है, जब वो एक लेखक रचना को लिख के और प्रकाशित कर दिया, लोग पढ़े, उन्हें बहुत अच्छा लगी, तो ये सिर्फ एकालाप कैसे हुआ? ये तो समाज के बीच गया ना चीज़ों को चीज़। तो आप समझ पा रहे होंगे ए सही और आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। ध्यान से स्थापना और तर्क को सही करिए। बहुत बच्चे इस प्रश्न को सही नहीं कर पाते। देखिए, युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। युग जीवन, जैसे कोविड चल रहा था, कोविड में बहुत सारे उपन्यास लिखे गए थे, लोक गायिकाओं ने गाना बनाया, गाया क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये बता रहे हैं युग युग जीवन के परिवेश में साहित्य का विकास परंपरा का निरूपण है। तभी तो समझ पाओगे ना, जब आने वाली पीढ़ियां समझ पाएंगी। अच्छा, इस सन में 1920 में कोविड खूब आया था, तो आप समझिए युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य है। 44 नंबर के प्रश्न को आप वर्तमान से जोड़ के समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। अब देखिए, क्योंकि साहित्य का इतिहास युग जीवन के परिवेश से इतर होता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि चित्रवृत्तियों के बिंब को ही साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या सही होगा 44 नंबर में। तो ये ए सही है, इनका आर गलत है, तर्क इसका गलत है, बाकी ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका 45 नंबर का प्रश्न। साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। देख रहे हैं आप, पढ़िए। क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर करती है। 45 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो दोनों बातें सही हैं, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब एक हम छोटा सा आपके समक्ष
जो है कि पैराग्राफ लिए हैं, जिसे आप पढ़िए जल्दी जल्दी। मैं पढ़ के सुनाती हूँ, फिर प्रश्न को करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, 1 घंटे के अबव हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और 85 प्रश्न हम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो लगेगा आपको 50 प्रश्न है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की एक बाहरी व्यवस्था तक ही सीमित है, उनके मूल का मर्म तक नहीं गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत करने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। उस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिकता वृत्ति रागमिकता वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सब की रक्षा का भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि होगा। देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से यह पूरा पैराग्राफ उठाया गया है। अब आप देख लीजिए लोक मंगल की साधना से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, पूरा आपने पढ़ लिया होगा, एक बार फिर से मैं दिखा दे रही हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आप प्रश्न को कीजिए। देखिए, स्व और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है? भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म। 46 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे भक्ति। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट दूसरा है, नरसत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है ज्ञान हृदय और कर्म। क्या उपयुक्त है? तो ज्ञान और हृदय। जब ज्ञानी होंगे तभी हृदय तक आप चीज़ों को समझ पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। जब आपको ज्ञान नहीं होगा, आप साहित्य को अच्छे से गहराई उस नहीं पढ़ेंगे, तो आप कोई रचना नहीं कर सकते। आप कितना भी लोगों की पीड़ा देखें, लेकिन उसे उठा के प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते। जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है प्रकृति, ज्ञानात्मिकता, वैराग्य, रागात्मिक वृत्ति। 48 नंबर के प्रश्न में बताएंगे तो रागात्मिक वृत्ति, सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत करने की शक्ति किस में होती है? कविता में, विज्ञान में, दर्शन में, समाजशास्त्र में। तो कविता में। आपने पढ़ा पूरा पैराग्राफ। अब नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? सिर्फ मनुष्य समाज के लिए सामंजस्य स्थापित होने पर, मनुष्य समाज के शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से, पशु पक्षी के साथ सामंजस्य स्थापित होने से, वृक्ष लता के साथ सामंजस्य स्थापित से। तो 50 नंबर के प्रश्न है बी, मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य, मतलब आप किसी भी प्रकृति के किसी भी चीज़ के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। आज के लिए ये रहे टोटल 50 प्रश्न। उम्मीद है ये 50 प्रश्न नहीं 150 प्रश्न रहे होंगे। अगर ऐसा आपको फील होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। धन्यवाद।